तो गाइस आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी मेक श्योर कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दैट इज मोआ एंड ओआ ये आपको क्लियर है। अगर ये क्लियर नहीं है तो व्हाट्सएप पे डीएम करो और इसका लिंक मंगाओ। पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रावायर्स। इसको समझने से पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि डॉक्ट्रीन का मतलब क्या होता है। बेसिकली दीज आर प्रिंसिपल्स या फिर सेट ऑफ रूल्स जो कि कोड बनाता है किसी केस के आने के बाद। ठीक है। दूसरा वर्ड अल्ट्रा वायर्स, इसका मतलब होता है बियॉन्ड देयर पावर। मतलब हिंदी में बोले तो औकात के बाहर। अब यहां पे आते हैं, अब रिलेट कर पाओगे तुम लोग। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड देयर पावर, यानी कि उनके औकात के बाहर। सिंपल वर्ड में जो भी इंसान अपने लीगल पावर के बाहर काम कर रहा है, कौन से पावर के बाहर? लीगल पावर के बाहर, उस काम को हम लोग इनवैलिड मानेंगे, वॉइड मानेंगे लॉ के अकॉर्डिंग। देखो यहां पे सेकंड पैराग्राफ में दिया है, इट इज अ फंडामेंटल रूल ऑफ कंपनी लॉ दैट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ कंपनी एज स्टेटेड इन इट्स मेमोरेंडम। हम लोग पढ़े ना मोआ हुआ, तो मोआ में क्या क्या होता है ऑलरेडी सेड यू, नसॉल कैन। इसका जो ओ है ये होता है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब वो कंपनी क्या करेगा, क्यों बन रहा है, क्या बेचेगा, क्या सर्विस देगा, ये डिटेल। तो इसमें मानो बोला गया है कंपनी बनाएगा मोबाइल, और कंपनी मोबाइल के साथ साथ बुक्स का पब्लिशिंग का काम भी कर रहा है। क्या ये काम उसके औकात के अंदर है? सिंपल हिंदी वर्ड में हम लोग बोले नहीं। तो ये काम इसका जो भी बनाएगा, इससे रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा? वॉइड। ठीक है। अभी जितना आपको एक्ट परमिशन दे उतना ही काम आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा काम नहीं कर सकते। अगर किए तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? वो बोलता है इन कॉन्सिक्वेंस एनी एक्ट डन or a contract made by the company which travels beyond the power not only of the director, सिर्फ डायरेक्टर का बात नहीं हो रहा, कंपनी का भी बात हो रहा है, कंपनी का पावर के भी बाहर है, उसको कंप्लीटली वॉइड मानेंगे, मतलब इनवैलिड मानेंगे, इनऑपरेटिव मानेंगे। वो काम का है ही नहीं, लॉ उसको देखेगा ही नहीं। यानी कि कंपनी बात किया तुमसे, देखो अगर इसको एकदम अच्छे से समझाएं, ये है तुम, ये है कंपनी। कंपनी का काम था मोबाइल बनाना, तुम उसको बोला हमको बुक बना के दो। कंपनी बोला ठीक है, तुमसे एडवांस ले लिया 2 करोड़ रुपया। ठीक है। और तुमको वो बुक बना के दिया ही नहीं। तुम गया केस करने कि कंपनी को बुक बनाने बोले थे, कंपनी बुक नहीं बनाया। कहां जाओगे? कोर्ट। कोर्ट क्या बोलेगा? ये जो काम है कंपनी के अल्ट्रा वायर्स था, यानी कि उसके औकात के बाहर था, और फिर भी आप ये काम इसको दिए, तो कंपनी को कोई लायबिलिटी बनता ही नहीं है कि वो ये काम करे। सिंपल वर्ड में मेमोरेंडम को क्या बोला जाता है पता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट। हम लोग यहां पे पढ़े ना, मेमोरेंडम में ये सारे डिटेल होता है। अकॉर्डिंग टू लॉ
अगर ये आदमी इस कंपनी को कुछ काम दे रहा है इतना बड़ा अमाउंट का, तो उसको मेमोरेंडम पढ़ना चाहिए। अगर वो नहीं पढ़ा तो वो किसका गलती है? इसका, यानी कि तुम्हारा गलती है। तो कभी भी किसी कंपनी से डील कर रहे हो बड़ा अमाउंट का, तो क्या करेंगे? मेमोरेंडम में उसका ऑब्जेक्टिव्स देख लेंगे। ऑन दिस अकाउंट अ कंपनी कैन बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एम्प्लॉइंग इट्स फंड फॉर पर्पसेस other than those sanctioned by the memorandum. Likewise, it can be restrained from carrying on a trade different from the one it is authorized to carry on. ये जो लास्ट लाइन है ट्रेड वाला, उसमें यही है, मोबाइल बनाने का काम था, बुक बनाने लगा, नहीं काम चलेगा, नॉट अलाउड। और इसके ऊपर वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, इसमें बोलता है कि कंपनी फंड उठाता है ना, कैपिटल उठाता है, लोन लेता है, डिबेंचर बांट के उससे पैसा उठाता है, शेयर वगैरह से पैसा उठाता है कंपनी। तो वो पैसा को कहाँ लगाएगा? क्या वो पैसा को वो किसी ऐसे काम में लगा सकते हैं जो मेरे औकात के बाहर हो? कंपनी को क्लियरली बोल दिया नहीं लगा सकते। तुम लगाया तो फिर उठा देगा कॉर्पोरेट व्हील। फंसेगा कौन? जो पैसा लगा रहा है वो। कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगा। The impact of the doctrine of ultra vires is that a company can neither be sued, कंपनी पे केस नहीं हो सकता अगर कोई औकात के बाहर का ट्रांजैक्शन हो रहा है, और ना ही वो केस कर सकता है किसी और पे अगर अपने औकात के बाहर जाके वो कोई ट्रांजैक्शन करे। पहला ये वाला केस, नीदर बी सूड, यानी कि उसके ऊपर केस नहीं हो सकता है। इसके बारे में हम लोग बात की है। बुक बनाने दिया तुम, मोबाइल बनाने वाला नोकिया को बोले कि तुम मेरे लिए बुक पब्लिश करो, अरे वो कर ही नहीं सकता है, तो तुम उस पर केस ही नहीं कर सकता है, तुम्हारा गलती है, पैसा डूब गया। इनफैक्ट अगर फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी अपने औकात से बाहर जाके लोन दिया, मानो उसका लिमिट था कि वो 5 करोड़ तक का लोन दे सकता है, और वो दिया कितना मालूम है? 15 करोड़ का। उसको पैसा नहीं मिल रहा, वो रोने लगा। कंपनी क्या करने लगा? रोने लगा। अब क्या कंपनी केस कर सकता है? नहीं। क्यों? औकात के बाहर। आपका औकात था 5 करोड़ तक का लोन देने का, आप 15 करोड़ का दिए, तो आप तो फंस गए। सोल्यूशन है, टेंशन नहीं है। ओके, एक सवाल, व्हाट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट? मेमोरेंडम और आर्टिकल। मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, मतलब वो पब्लिक के लिए अवेलेबल है। मेमोरेंडम में जो डिटेल है किसी भी कंपनी का, आप घर बैठे देख सकते हैं इंटरनेट पे, वो अवेलेबल है फॉर द पब्लिक। इट इज ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। इसीलिए जब भी एक इंसान किसी कंपनी से डील करता है, इट इज डीम्ड, ये अज्यूम किया जाता है, ये माना जाता है कि उसको कंपनी के पावर्स का आइडिया होगा। वो मोआ पढ़ के आ रहा है। मोआ इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये करने के बाद भी अगर आप एक औकात के बाहर वाला ट्रांजैक्शन कर रहे हो कंपनी के साथ, तो फिर आप बाद में कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। देखो एक एग्जाम्पल का भी यहां पे जिक्र किया है। इफ यू हैव सप्लाइड गुड्स और performed services on such a contract or lent money, you cannot obtain payment or recover the money lent. But if the money advanced to the company has not been expended, the lender may stop the company for parting with it by means of an injunction. पहले समझो यहां तक क्या बोला। बोला कि तुम मानो किसी को उधार गुड्स दिया या फिर उसके लिए कोई सर्विस किया। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, तुम किसी कंपनी का कुछ मतलब एम्प्लॉय लोगों को पढ़ा दिए या फिर उधार दिए पैसा। सिंपल वर्ड, ये सोचो तुम पैसा उधार दिया किसी कंपनी को, क्या तुम उससे पैसा वापस मांग सकता है? नहीं। लेकिन अगर मानो वो आदमी अभी तक पैसा खर्चा नहीं किया है, एक्सपेंडेड यानी कि पैसा खर्च नहीं किया है, तो हम लोग कोर्ट पास जाएंगे और हम लोग एक क्या लेंगे पता है? इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब हम पहले भी बताए थे, फिर से बता रहे हैं, कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट से ऑर्डर लेंगे, जाएंगे कंपनी का मुंह पे मार देंगे कि ले कंपनी, अब वो पैसा तुम खर्च नहीं कर सकता है। क्यों? मेरे पास कोर्ट ऑर्डर है। दिस इज बिकॉज द कंपनी डज नॉट बिकम द ओनर ऑफ मनी। कंपनी पैसा का ओनर है क्या? पैसा का ओनर कौन है? लेंडर, जो उधार दिया है।
अगर खर्चा कर लेता तो तुम उससे नहीं निकलवा सकता पैसा, लेकिन अगर खर्चा नहीं किया और ये बात तुमको पता है तो तुम इंजंक्शन लेके जाओ, यानी कि स्टे ऑर्डर, और कंपनी को रोक दो। क्यों? ओनर अभी भी तुम ही है। ये तो वॉइड है, ये तो बस ऐसा माना जा रहा है कि पैसा तुम्हारे यहां से गया, उसके पास पैसा है तुम्हारा ही, ये ट्रांजैक्शन वॉइड है, तुम अपना पैसा वापस ले सकता है। मानो वो जो पैसा तुम दिया था उससे कंपनी अपना लॉफुल डेट पे किया, सिर्फ ये केस में लॉफुल डेट पे किया, लेंडर कंपनी के पीछे पड़ जाएगा, जो उधार दिया है वो कंपनी के पीछे पड़ जाएगा। कंपनी, तुम अपना जो पेनल्टी वगैरह मेरा पैसे से भरा है हमको वापस चाहिए, आई हैव टू रिकवर इट, हमको तुमसे वो पैसा चाहिए, और वो तुम मांग सकते हैं। अभी ये बात भैया हमको क्लियर हो गया, एनी एक्ट विच इज अल्ट्रा वायस फॉर द कंपनी इज वॉइड, वो वॉइड है, उसका कोई महत्व नहीं है। इनफैक्ट शेयर होल्डर चाहे तो क्या उसको रेटिफाई कर सकता है बाद में? मतलब हम मोबाइल बना रहे हैं, कोई हमको बुक बनाने का ऑर्डर दिया, वो तो वॉइड है, अल्ट्रा वायस है, बुक तो हम बनाते नहीं है। क्या शेयर होल्डर उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद में ये मीटिंग बैठा के बोल सकता है कि चलो चलो बुक भी बनाने दो, और फिर वही वाला कॉन्ट्रैक्ट चले? नहीं। अगर नहीं समझ में आया 10 सेकंड पीछे और फिर से लाइन सुनो, समझ में आ जाएगा। कभी कभी कोई ऐसा हरकत जो कि अल्ट्रा वायर्स है उसको रेटिफाई कर सकते हैं, यानी कि सही कर सकते हैं। जैसे कि इफ द एक्ट इज अल्ट्रा वायर्स, द पावर ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर के औकात के बाहर है, कंपनी कर सकता है लेकिन डायरेक्टर नहीं कर सकता। एज इन दिस एग्जांपल, यहां पे 5 करोड़ का लोन देना था, ये किसको पता था? कंपनी के ऊपर नहीं था, ये डायरेक्टर के ऊपर था कि डायरेक्टर 5 करोड़ तक का लोन देगा, इसके ऊपर अगर लोन दिया जाएगा तो कंपनी के शेयर होल्डर्स को पता चलना चाहिए, कंपनी के मेंबर को, कंपनी के ओनर को पता चलना चाहिए। ये 15 करोड़ का दे दिया बिना ओनर को बताए। इस केस में शेयर होल्डर चाहे तो रेटिफाई कर सकता है, उसको खाली आर्टिकल्स में थोड़ा बहुत चेंजेस लाना होगा, एक वोट करवाना होगा, ठीक है। तो अगर कंपनी के औकात के बाहर है तो वो रेटिफाई कभी नहीं होगा। अगर डायरेक्टर के औकात के बाहर है तो शेयर होल्डर रेटिफाई कर सकते हैं आर्टिकल्स में चेंजेस लाके। अच्छा, मानो कंपनी के पावर के तो अंदर है लेकिन गलत तरीके से किया हुआ है, वो भी शेयर होल्डर वैलिडेट कर सकता है। अभी तक हम लोग 3 केस सुने, ध्यान से देखो। केस नंबर 1, एक सेकंड रुकना। 3 केसेस। पहला केस, कंपनी के औकात के बाहर, कभी नहीं रेटिफाई होगा। दूसरा केस, कंपनी के औकात के अंदर है, डायरेक्टर के औकात के बाहर, इसमें क्या करेंगे? शेयर होल्डर के हाथ में है कि वो रेटिफाई करे। क्या करना होगा रेटिफाई करने के लिए? आर्टिकल्स में बदलाव लाना होगा। और तीसरा केस, किया पावर के अंदर है, कंपनी का भी पावर के अंदर है, डायरेक्टर का भी पावर के अंदर है, लेकिन गलत तरीके से किया गया, ठीक है, वो भी शेयर होल्डर वैलिडेट कर सकते हैं, वोट वगैरह बैठा के, मीटिंग वगैरह बैठा के। शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, वो लोग कंपनी ओन करता है। तुम किसी कंपनी का शेयर खरीद रहा है मतलब तुम उस कंपनी का ओनर है, भले एक छोटे से हिस्से के लिए, लेकिन ओनर है। अच्छा, ये डॉक्ट्रिन का जन्म कब हुआ? 1875 में, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिश में। यहां पे क्या हुआ देखो, एक कंपनी था, ठीक है, उसका काम क्या था? वो बनाता था, बेचता था और भाड़ा पे देता था, ठीक है, रेलवे कैरेजेस और वैगन्स, मतलब जो रेलवे का वो बड़ा बड़ा डब्बा होता है ट्रेन का। और क्या कर सकता था? ये मैकेनिकल इंजीनियर और जनरल कॉन्ट्रैक्टर का सारा काम कर सकता था। ये वर्क माइन, सेल, लीज, परचेज कर सकता था। लीज मतलब भाड़ा पे लगाना। इनफैक्ट ये कोल, टिम्बर, मेटल भी बेच सकता था, खरीद भी सकता था एज मर्चेंट और एजेंट। 4 काम। पहला, खरीदो, बेचो, उधार दो, रेलवे का डब्बा। दूसरा, इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर वाला सारा काम। तीसरा, वर्क माइन का सारा काम। और चौथा, कोल, टिम्बर, मेटल, ये सब का तुम एजेंट की तरीके से खरीद बिक्री कर सकता है।
अभी क्या हुआ, ये जो कंपनी था रेलवे कंपनी, उसका जो डायरेक्टर था वो रीच नाम का बंदा से एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो फिनेंस कर दे एक रेलवे लाइन जो कि बेल्जियम में बनेगा। बेल्जियम में पटरी बिछ रहा था उस टाइम, तो बोला रीच तुम पैसा दो और फिनेंस करा दो। और ये बोलने के बाद कंपनी फर्दर रैटिफाइड दिस एक्ट, बाद में डायरेक्टर से रेजोल्यूशन पास करवाया, स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब वोट दिलवाया, SR स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन, जनरल रेजोल्यूशन, दो टाइप के होते हैं, यहां पे वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराया। और डायरेक्टर जो कि सारे डिसीजन लेता है शेयर होल्डर से परमिशन लेके, शेयर होल्डर यानी कि ओनर ऑफ द कंपनी, क्या हम ये काम कर सकते हैं, हम मेरे औकात के बाहर है कम, तो शेयर होल्डर क्या बोला, हाँ करो। लेकिन द कंपनी हाउएवर रेप्यूडिएटेड द कॉन्ट्रैक्ट एज अल्ट्रा वायर्स। बुद्धि देखो कंपनी का, कंपनी बाद में बोल दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायर्स औकात के बाहर है। रीच बोला मेरा पैसा, हम इतना इन्वेस्टमेंट किए, उसका क्या। ये बोलते हुए वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक केस ठोका और डैमेजेस मांगा कि हम इतना खर्चा किए, मेरा इतना नुकसान हुआ, पैसा दो। वो क्या बोला कोर्ट में, हिज कंटेंशन वाज दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज वेल विद इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड जनरल कॉन्ट्रैक्टर एंड हेंस विद इन इट्स पावर। बोला कि इसमें बोले थे ना आप जनरल कॉन्ट्रैक्टर, उसका काम होता है ना पटरी वगैरह बिछवाना, इसके पावर में तो है। और तो और बाद में आप रेटिफाई भी कर रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर। जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है ना, तो मेजॉरिटी मतलब सिंपल मेजॉरिटी नहीं, 2/3। अगर मानो 99 लोग हैं तो 66 लोग मिनिमम हाँ बोला है, बहुत ज्यादा, मतलब सिर्फ 50% से ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा, 75% के आसपास से ज्यादा। तो ये दोनों रीजन रखा कि एक तो उसके औकात के अंदर था, देखो जनरल कॉन्ट्रैक्टर का डेफिनेशन, दूसरा कि शेयर होल्डर इसको हाँ बोला। However, it was held by the court that the contract was null and void. कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जो जज बैठा था बोला नहीं ये तो null and void है, इसके औकात के बाहर है। कैसे? वो कोर्ट में बोला गया कि जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर है उसके साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियर्स भी था, यानी कि इट हैज टू बी रेड इन कनेक्शन विद द कंपनीज मेन बिजनेस। अरे तुम बोल रहे जनरल कॉन्ट्रैक्टर, रेलवे कंपनी है, तुम बिल्डिंग खड़ा करवाएगा, उसका मेन काम क्या है, रेलवे वैगन डब्बा बनाना, पटरी बिछाना नहीं, वो उसका काम ही नहीं है, उसका काम है डब्बा बनाना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इसका मतलब वो डब्बा बना सकता है, इंजीनियर है वो डब्बा बना सकता है। इंजीनियर मतलब बैठ के कंप्यूटर बना के बेचने लगे, नहीं। ये बात जज वहां पे रखा। अगर जनरल कॉन्ट्रैक्टर उस तरीके से इंटरप्रेट नहीं करता, it would authorize the making of contract of any kind in every description, for example marine and fire insurance। सिंपल वर्ड में वही बात बोला गया कि भाई वहां पे लिखा है जनरल कॉन्ट्रैक्टर किस काम से, उसका मेन काम क्या है, डिब्बा बनाना, रेलवे कोचेस बनाना, और वो पटरी बिछा रहा है, वो बिल्डिंग बनाने लगेगा, वो कंप्यूटर बनाने लगेगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। An ultra vires contract can never be made binding on the company. It cannot become intra-vires by reason of estoppel, acquiescence, lapse of time, delay, ratification. Estoppel, acquiescence, lapse of time, delay, ratification. यहाँ सबका मतलब पता होना चाहिए। estoppel जो हम बागा जेठालाल वाला एग्जाम्पल देते हैं, एक्विसेंस यानी कंसेंट दे दिया चुप रह के, लैप्स ऑफ टाइम टाइम पार होने के बाद, डिले देरी के कारण, रेटिफिकेशन बाद में परमिशन देना। किसी भी ये सब हरकत से इंट्रा वायर्स नहीं होगा अगर वो अल्ट्रा वायर्स है, किसका, कंपनी का। आई रिपीट, अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर का होगा तब रेटिफाई हो सकता है। आई रिपीट, देखो अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के औकात के बाहर था, उसके औकात के अंदर था क्या, नहीं, तो नहीं हो सकता। अगर कंपनी के औकात के अंदर हो, डायरेक्टर के औकात के बाहर हो, तब रेटिफाई होता है। ओके, ठीक है। द होल पोजीशन रिगार्डिंग द डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स कैन बी समड अप एज व्हेन एन एक्ट इज परफॉर्म्ड विच दो लीगल इन इटसेल्फ, वो लीगल तो है लेकिन कंपनी के मोआ के ऑब्जेक्ट क्लॉज में उसका जिक्र नहीं है, तो वो अल्ट्रा वायर्स होगा। यार साबुन बनाना, चार्ट पेपर बनाना सब लीगल है, लेकिन क्या तुम्हारा कंपनी बोला है कि वो ये चीज बनाएगा? तुम्हारा कंपनी बोला हम मोबाइल बनाएंगे,
और बनाने लगा माउस कीपैड नॉट अलाउड, उसके मोआ के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होना चाहिए। सेकेंड बात, एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय द यूनानिमस कंसेंट। यूनानिमस यानी कि जितना मेंबर बैठा है, जितना शेयर होल्डर बैठा है, सबका सब 100% हाँ बोला, एक आदमी भी ना नहीं बोला, फिर भी वो रेटिफाई नहीं हो सकता। कभी भी कोई एक्ट कंपनी के औकात के बाहर हो, वो कभी रेटिफाई हो ही नहीं सकता। एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर के औकात के बाहर है लेकिन कंपनी के औकात के अंदर है, तब वो रेटिफाई हो सकता है, पास कर लो रेजोल्यूशन। इफ एन एक्ट इज अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स के औकात के बाहर है, मतलब कंपनी के औकात के अंदर है लेकिन आर्टिकल्स में, रूल्स में उसका जिक्र नहीं किया गया है। जब आर्टिकल्स में जिक्र ना किया जाए तो एसआर पास होता है। आर्टिकल में चेंज लाना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज लाना है, तो कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन, और उसके बाद चेंज आ सकता है। However, the disadvantage of this doctrine outweigh its main advantage. Main advantage क्या है? Protection to the shareholder and creditor, कि भाई तुम लोग हम protection दे रहे हैं। Although it may be useful to members in restraining the activities of the director, member को तो मदद मिल रहा है। कंपनी में member क्या दिन भर बैठा रहता है? तुम किसी कंपनी का शेयर खरीदा तो क्या कोई भी डिसीजन में तुमको बुलाएगा? नहीं। देखो ये बात समझो कि कोई भी कंपनी होता है ना, कोई भी कंपनी, उसमें डायरेक्टर्स जो होते हैं वो सारा मेन टॉप लेवल मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट, वो सारा मेन डिसीजन लेते हैं। शेयर होल्डर का कहीं कहीं पे बुलावा आएगा और वोट मांगा जाएगा, सारा डिसीजन कौन लेता है? डायरेक्टर। तो क्या शेयर होल्डर को पता है अंदर क्या चल रहा है? नहीं है। तो ये ओनर, बहुत बड़ा बात है, ये है ओनर, लेकिन इसको अंदर का सारा मामला नहीं पता होता। ये क्या करता है? शेयर होल्डर बोलता है कि अरे हमको अंदर का मामला पता नहीं, कल को डायरेक्टर कुछ घपला किया कंपनी के नाम पे और बाद में बोला कंपनी का दोष है, तो क्या करेंगे? मानो डायरेक्टर 100 करोड़ का लोन दे दिया अपने भाई को और बोला कंपनी का नाम है, कंपनी से समझो, तो क्या करेगा शेयर होल्डर? लोगों तो पैसा डूब जाएगा। यहां पे तो फायदा मिल रहा है कि अगर डायरेक्टर ऐसा हरकत करे बिना पूछे तो शेयर होल्डर क्या करेगा? केस कर सकता है। कंपनी पे नहीं, केस किस पे होगा? डायरेक्टर पे होगा। क्यों? कंपनी के तो औकात के बाहर था। अल्ट्रा इसमें उठा दो कॉर्पोरेट व्हील, और कौन है इसके पीछे? डायरेक्टर है। चलो पकड़ो, ठीक है, ओके। It is only a nuisance insofar as it prevents the company from changing its activities in a direction which is agreed by all. Again, the purpose of doctrine ultra vires has been defeated as on now. The object clause can be easily altered by passing just a special resolution. मतलब object clause alter हो सकता है SR पास करके, ठीक है। इसके बाद एक और डॉक्ट्रीन है, डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, उसमें काफी इंटरेस्टिंग चीज है। फॉर द टाइम बीइंग please study this topic, and if any doubts DM me on WhatsApp. Thank you.